In continuation of the last videos on phase rule of BSc Part 2 Physical Chemistry, in this video we are going to study about सल्फर सिस्टम। सल्फर के दो क्रिस्टलीय एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं। दोनों ही रूपों में सल्फर क्रिस्टलीय अवस्था में होती है। एक रूप मोनोक्लिनिक सल्फर SM और दूसरा रूप रोम्बिक सल्फर SR कहलाता है। मोनोक्लिनिक सल्फर SM और रोम्बिक सल्फर SR दोनों एक साथ 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक साथ साम्यावस्था में रहती हैं और इस ताप को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ताप पर रोम्बिक सल्फर और 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ताप पर मोनोक्लिनिक सल्फर स्थायी होता है। एक वायुमंडलीय दाब पर रोम्बिक सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट 144 डिग्री सेंटीग्रेड तथा मोनोक्लिनिक सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब द्रव गंधक को गर्म किया जाता है तो लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव गंधक का वाष्पीकरण होना शुरू हो जाता है और द्रव गंधक वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं गंधक की 4 प्रावस्थाएं होती हैं, जिनमें से 2 ठोस रोम्बिक एवं मोनोक्लिनिक, एक द्रव लिक्विड तथा चौथी सल्फर वेपर यानी SV होती है। तो 4 इसकी प्रावस्था होती हैं जिनको हम SR, SM, SL और SV से प्रदर्शित करते हैं। इस तंत्र की प्रत्येक प्रावस्था को प्रदर्शित करने वाला अवयव एक ही गंधक होता है, अतः यह तंत्र एक घटक तंत्र है यानी 1 कंपोनेंट सिस्टम है। प्रावस्था का मैक्सिमम मान P का प्रावस्था का मैक्सिमम मान जो है वह 4 है और C 1 है। तो यदि प्रावस्था का यह मान और C का यह मान प्रावस्था समीकरण में रखा जाए तो हम देखते हैं जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है वह -1 आती है, जो कि संभव नहीं है। तो अगर हम देखें तो F = C - P + 2, तो F = 1 - 4 + 2 = -1, जैसा कि हमने देखा यह पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो सकता है, इसका अर्थ यह निकलता है कि जो चारों प्रावस्था है वह एक साथ साम्यावस्था में नहीं रह सकती हैं, यानी कोई सा भी पॉइंट नहीं हो सकता है जिस पर चारों प्रावस्थाएं एक साथ साम्यावस्था में हो, एक दूसरे के साथ साम्यावस्था में हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चारों प्रावस्थाओं में से केवल कोई सी 3 प्रावस्थाएं ही एक साथ साम्यावस्था में रह सकती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक घटक तंत्र में साम्य में रहने वाली अधिकतम प्रावस्थाओं की संख्या 3 होती है। अब अगर हम देखें तो जो सल्फर सिस्टम का हम आरेख खींचते हैं टेम्परेचर प्रेशर एक्सिस के बीच में, तो हमें इस प्रकार का आरेख प्राप्त होता है, जिसमें 5 तो हमें कर्व्स प्राप्त होते हैं। और अगर हम 5 कर्व्स देखें तो वो हैं F एक कर्व है, A और B दूसरा कर्व है, B और E तीसरा कर्व है, A और C चौथा कर्व है, B और C पांचवा कर्व है। अब अगर हम देखें एरियाज तो FA और C के लेफ्ट हैंड साइड में जो एरिया है, इस एरिया में सिर्फ रोम्बिक सल्फर पाया जाता है और वह सॉलिड के रूप में उपस्थित होता है, यानी इस एरिया का जो फेज है वो एक है और वह सॉलिड है और रोम्बिक सल्फर के रूप में है। दूसरा फेज अगर हम देखें जो कि F, A, B और E और टेम्परेचर एक्सिस के मध्य है, तो इस एरिया में सल्फर सिर्फ वेपर के रूप में पाया जाता है, यानी इस एरिया का जो प्रावस्था है वह सिर्फ एक है और वो है वेपर फेज यानी वाष्प। अब हम तीसरा एरिया देखते हैं। तीसरे एरिया में C, B और E, इसके बीच में जो एरिया है, इस एरिया में गंधक सिर्फ लिक्विड के रूप में पाया जाता है, यानी इस एरिया में भी सिर्फ एक फेज है जो कि लिक्विड है। अब हम चौथा एरिया देखते हैं। जो चौथा एरिया है वह एक ट्रायंगल के रूप में है। A, B और C इन 3 कर्व से घिरा हुआ ये जो ट्रायंगल है, इसमें जो फेज है वह सॉलिड फेज है और वह फेज है मोनोक्लिनिक सल्फर का, यानी इस एरिया में, इस ट्रायंगल एरिया में सिर्फ मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट करता है, प्रेजेंट रहता है और वह सॉलिड अवस्था में प्रेजेंट रहता है। अब अगर हम सिग्निफिकेंस देखें कर्व्स की और एरियाज की, तो पहले हम एरियाज की सिग्निफिकेंस देखते हैं। इस जो प्रेशर एक्सिस
के साथ लगता हुआ एरिया। इसमें हम किसी भी पॉइंट पर अगर हम इस सल्फर सिस्टम को डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए दो पैरामीटर्स की आवश्यकता होगी, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर। यानी ये जो एरिया है, इस एरिया में हर पॉइंट एक फेज में है और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। इसी प्रकार अगर ये वाला एरिया देखें, इसमें भी फेज 1 है, लेकिन यहाँ पे सल्फर वेपर फेज में है और इसके यहाँ पर भी इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पैरामीटर्स की आवश्यकता होगी। यानी यहाँ पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। अगर हम तीसरा फेज देखते हैं, तीसरा एरिया देखते हैं, तो यहाँ पर लिक्विड फेज है, लेकिन एक ही फेज है और इस एरिया में भी इस पॉइंट को टोटली डिफाइन करने के लिए हमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है। अतः यह पॉइंट भी यूनिफेज है और इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 है। इसी के प्रकार हम देखते हैं कि इस ट्रायंगल एरिया में जो सिस्टम है वह एक फेज यानी मोनोक्लिनिक सॉलिड फेज में है और इसी प्रकार इस पॉइंट को भी टोटली डिफाइन करने के लिए हमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है। अर्थात ट्रायंगल के बीच में भी जो पॉइंट है वह यूनी फेज में है और डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 2 है। अब हम आते हैं कर्व्स पर। अगर हम कर्व देखें एफ और ए के बीच में, तो ये एफ ए और के बीच में जो कर्व है, इसमें इसके एक तरफ सॉलिड रोम्बिक सल्फर है और एक तरफ वेपर सल्फर है। तो हम कहेंगे ये जो एफ ए है वह सब्लिमेशन कर्व ऑफ एस आर है और इस पॉइंट पर रोम्बिक सल्फर सॉलिड और सल्फर वेपर एस वी दोनों एक साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी इस पॉइंट पर नंबर ऑफ फेज 2 है। अतः अगर हम ये वैल्यूज फेज रूल से देखेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कर्व पर आती है 1। अब हम देखते हैं कर्व ए से बी पर। इस ए से बी पर कर्व पर अगर हम कोई पॉइंट देखें तो यह पॉइंट शो करता है मोनोक्लिनिक सल्फर सॉलिड और वेपर के बीच में पॉइंट है और इस पॉइंट पर मोनोक्लिनिक सल्फर और सल्फर वेपर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में। अतः कोई सा भी पॉइंट जो इस एस बी के ऊपर होगा वह उसकी प्रावस्था, उस सिस्टम की प्रावस्था 2 होगी और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी। इसी प्रकार हम देखें और ये जो होगा कर्व ए और बी, यह भी सब्लिमेशन कर्व है क्योंकि इस पर ठोस और वेपर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये सब्लिमेशन कर्व है मोनोक्लिनिक सल्फर का सब्लिमेशन कर्व। जो एफ और ए था वह सब्लिमेशन कर्व था रोम्बिक सल्फर का और ए से बी का जो कर्व है वह सब्लिमेशन कर्व है एस एम का यानी मोनोक्लिनिक सल्फर का। अब हम तीसरा कर्व देखते हैं बी और ई। इस बी और ई पर कोई सा भी पॉइंट अगर हम देखें तो उस पॉइंट पर सिस्टम लिक्विड सल्फर और वेपर सल्फर के बीच में कोएग्जिस्ट करता है और कोई सा भी पॉइंट पे 2 प्रावस्था है, सल्फर लिक्विड और सल्फर वेपर, जो दोनों एक साथ साम्यावस्था में। अतः हर पॉइंट जो इस कर्व पर होगा उस पॉइंट पर सिस्टम 2 प्रावस्थाओं में होगा और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी। इस प्रकार अगर हम देखें, चूंकि इस कर्व बी ई पर जो भी पॉइंट है उस पॉइंट पर जो सिस्टम है वह लिक्विड सल्फर और वेपर सल्फर के बीच में साम्यावस्था दिखलाता है। अतः हम कह सकते हैं हर पॉइंट जो बी ई पर है उस पॉइंट पर सिस्टम 2 फेज में है और उस पॉइंट पर सिस्टम का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वह 1 है। और चूंकि यह जो सिस्टम है वह लिक्विड और वेपर के बीच में साम्यावस्था दिखला रहा है, तो इस बीई कर्व को हम वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सल्फर कहते हैं। अब जो हमारा चौथा कर्व है ए और सी, तो हम देखते हैं ए और सी के कर्व के लेफ्ट साइड में सॉलिड है, रोम्बिक सॉलिड, और इस ए और सी के राइट हैंड साइड में जो सॉलिड है वो है मोनोक्लिनिक सॉलिड। और जो भी पॉइंट इस ए और सी के ऊपर है, हर पॉइंट पर हमारा सिस्टम सॉलिड मोनोक्लिनिक और सॉलिड रोम्बिक इन दोनों के बीच में साम्यावस्था दिखलाता है। यानी इस कर्व पर हर पॉइंट पर जो हमारा सिस्टम है वह 2 फेज में है और जो सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम है वह इस पॉइंट पर, इस कर्व पर हर पॉइंट पर 1 ही होगी। और चूंकि ये जो सिस्टम है इस कर्व पर सॉलिड मोनोक्लिनिक और सॉलिड रोम्बिक के बीच में
कोएग्जिस्टेंस दिखा रहा है, दैट इज मोनोरोम्बिक सल्फर इज एट इक्विलिब्रियम विथ मोनोक्लिनिक सल्फर। तो हमारा जो ये कर्व AC है, इसको हम ट्रांजिशन कर्व ऑफ रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर कहते हैं। अब हम आते हैं हमारे दूसरे कर्व यानी B और C पर। इस B और C कर्व के लेफ्ट हैंड साइड पर मोनोक्लिनिक सल्फर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और इस B और C कर्व की राइट हैंड साइड में लिक्विड सल्फर एग्जिस्ट करता है। और अगर हम इस कर्व पर कोई सा भी पॉइंट देखें तो हम देखेंगे हर पॉइंट पर जो इस कर्व पर है उस पर हमारा सिस्टम मोनोक्लिनिक सल्फर सॉलिड और लिक्विड सल्फर इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम दर्शाता है। अतः इस कर्व पर हर पॉइंट पर हमारा सिस्टम दो फेज में एग्जिस्ट करता है और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है सल्फर सिस्टम की, इस कर्व के हर पॉइंट पर 1 होती है। और चूंकि हमारे जो कर्व है BC, ये मोनोक्लिनिक और लिक्विड सल्फर की इक्विलिब्रियम पोजीशन दिखाता है, अतः ये कर्व BC को हम फ्यूजन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर कहते हैं। अब हम एक और कर्व है हमारा C और D। CD के जो लेफ्ट हैंड साइड में है सॉलिड, वो रोम्बिक सॉलिड है, और जबकि CD के जो राइट में है वो है सल्फर लिक्विड। यानी जो C और D है वह फ्यूजन कर्व ऑफ रोम्बिक सल्फर दिखाता है और हर पॉइंट जो इस कर्व CD पर है उस पर जो हमारा सिस्टम है वह रोम्बिक सॉलिड और लिक्विड सल्फर के बीच में साम्यावस्था दिखलाता है। यानी हर पॉइंट पर सिस्टम दो फेजेस में एग्जिस्ट करता है और हर पॉइंट पर जो CD पर है उस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की 1 होती है। अब हम बात करते हैं ट्रिपल पॉइंट्स की। इस सिस्टम में हम देखें तो 4 ट्रिपल पॉइंट्स हैं, A, B और C। जो A और B, C ट्रिपल पॉइंट हैं, A, B, C, इनको हम सॉलिड लाइंस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जबकि हमारा जो चौथा इस फेज का जो चौथा ट्रिपल पॉइंट है O, उसे हम डॉटेड लाइन से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो सॉलिड लाइन से प्रदर्शित ट्रिपल कर्व्स हैं वह ट्रू और स्टेबल ट्रिपल पॉइंट्स हैं, जबकि जो डॉटेड लाइन से प्रदर्शित ट्रिपल पॉइंट है वह मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट है। अब हम बात करते हैं ए ट्रिपल पॉइंट की। इस ए ट्रिपल पॉइंट पर 3 फेजेस को एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड रोम्बिक, सॉलिड मोनोक्लिनिक और सल्फर वेपर। जैसे हम कहते हैं कि ए पॉइंट पर तीनों सिस्टम्स सॉलिड रोम्बिक, सॉलिड मोनोक्लिनिक और सल्फर वेपर को एग्जिस्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम में है, तो ये कहते ही हमारा जो सिस्टम है वह सेल्फ डिफाइंड हो जाता है, ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है, यानी ये अचर है। इस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। तो ए पर जैसे हम कहते हैं हमारा सिस्टम ए पॉइंट पर है तो ऑटोमेटिकली जो उसका टेम्परेचर है हमारे सिस्टम का 95.6 फिक्स हो जाता है और जो उसका प्रेशर होता है वो 0.006 mm फिक्स हो जाता है। तो ये एक सेल्फ डिफाइंड सिस्टम है जिसमें हमें किसी भी पैरामीटर को बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी पैरामीटर को हमें फिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। यह 0 वेरिएंट सिस्टम है। तो जो ट्रिपल पॉइंट है वह 0 वेरिएंट सिस्टम है और ये अचर सिस्टम है। अगर हम ट्रिपल पॉइंट बी की बात करें तो इस ट्रिपल पॉइंट बी पर भी 3 फेज को एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे जो सॉलिड फेज को एग्जिस्ट करता है वह मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक सॉलिड, लिक्विड सल्फर और वेपर सल्फर। ये तीनों फेजेस को एग्जिस्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम पर हैं। तो यह वाला जो पॉइंट है इस पर भी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वह 0 है, यानी ये नॉन वेरिएंट या 0 वेरिएंट है। जैसे हम कहते हैं हमारा सिस्टम बी पर है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो इस सिस्टम का टेम्परेचर है वह 120 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स हो जाता है और जो प्रेशर होता है वह 0.04 mm प्रेशर फिक्स हो जाता है, यानी जो बी पॉइंट है वह सेल्फ डिफाइंड ऑटोमेटिकली फिक्स्ड पॉइंट होता है। जो तीसरा सिस्टम है हमारा ट्रिपल पॉइंट पर, तो ये जो ट्रिपल सिस्टम है सी पर, इस पर हम देखते हैं रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर और लिक्विड सल्फर, ये तीनों फेजेस को एग्जिस्ट करते हैं, यानी इक्विलिब्रियम में है। तो अगर हम ये कहते हैं कि हमारा सिस्टम सी पॉइंट पर है और सी पॉइंट पर रोम्बिक सल्फर, सॉलिड, मोनोक्लिनिक सल्फर, सॉलिड और लिक्विड सल्फर को एग्जिस्ट करते हैं, इतना कहते ही हमें टेम्परेचर, प्रेशर
बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बात कहते ही कि इस पॉइंट सी पर रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, लिक्विड सल्फर को एग्जिस्ट करते हैं। जो टेम्परेचर है वह ऑटोमेटिकली फिक्स्ड हो जाता है कि इस पर जो टेम्परेचर है वह 150 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो प्रेशर है वह 1290 एटमॉस्फेयर्स है। जो हमारा ये पॉइंट बिंदु सी है, इस सी से हमें यह भी पता चलता है कि अगर प्रेशर 1290 एटमॉस्फेयर के करीब या इससे ज़्यादा होता है, तभी जो रोम्बिक सल्फर है वह लिक्विड सल्फर में परिवर्तित होता है। अदरवाइज 1290 एटमॉस्फेयर के पहले रोम्बिक सल्फर को अगर हम गर्म करते हैं तो वह पहले मोनोक्लिनिक सल्फर में बदलता है और फिर मोनोक्लिनिक सल्फर है जो कि द्रवित होता है। तो जो सी हमारा पॉइंट है वह मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रोम्बिक सल्फर भी है। तो हम इस ग्राफ से कह सकते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर जो रोम्बिक सल्फर है वह कभी भी द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता है। द्रव अवस्था में पाने के लिए प्रेशर हमेशा 1290 या इससे ऊपर ही होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मेटास्टेबल कर्व की और मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट की। तो अगर हम जो डॉटेड कर्व देखें AO और डॉटेड कर्व देखें OB और डॉटेड कर्व देखें OC, तो ये 3 मेटास्टेबल कर्व्स हैं और जो O है यह मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं A और O की। अगर हम जैसे शुरू से अगर हम देखें F पर हमारे पास रोम्बिक सल्फर है और हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं नॉर्मली तो हम देखते हैं कि A पर ट्रांजिशन हो जाता है और जो रोम्बिक सल्फर है वो मोनोक्लिनिक सल्फर में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम बहुत तीव्रता से रोम्बिक सल्फर को गर्म करते हैं तो पॉइंट A पर रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि परिवर्तन के लिए जो गंधक के अणुओं की पुनर्व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके लिए गंधक को समय नहीं मिलता है और पुनर्व्यवस्था के लिए समय न मिलने के कारण जो रोम्बिक सल्फर है वो मोनोक्लिनिक सल्फर में ट्रांजिशन न होकर रोम्बिक सल्फर की स्टेट में ही रहता है। और A से O के बीच में अगर हम देखें तो जो इस कर्व पर पॉइंट है वह सिस्टम हमारा रोम्बिक सल्फर और दैट इज सॉलिड रोम्बिक सल्फर और सल्फर वेपर के दरमियानी साम्यावस्था दिखलाता है, जबकि ट्रू स्टेट में ये जो हमारा सिस्टम है वह सॉलिड मोनोक्लिनिक के एरिया में है। लेकिन मेटास्टेबल स्टेट में इस कर्व पर हमारा सिस्टम रोम्बिक सल्फर सॉलिड और वेपर स्टेट ऑफ सल्फर इन दोनों के बीच में साम्यावस्था दिखलाता है। इसी प्रकार अगर हम B पर हम जैसे यहाँ पर कूलिंग कर रहे हैं, जब हम E से कूलिंग करते हैं तो B पर जो हमारा द्रव सल्फर है वो सॉलिड होना शुरू होता है। लेकिन अगर हम बहुत सावधानी पूर्वक अगर हम अपने लिक्विड सिस्टम को धीरे धीरे ठंडा करते हैं, हम देखते हैं कि B पर भी जो हमारा द्रव है वह उसके बाद भी वो द्रव के स्टेट में रहता है और सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं BO जो है वह हमारा सुपर कूल्ड लिक्विड है और हर पॉइंट जो इस OB पर है उस पॉइंट पर हमारा सिस्टम लिक्विड सल्फर और वेपर सल्फर के साथ को एग्जिस्टेंस में है। 2 अवस्थाएं हैं, प्रावस्था है और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। लेकिन चूंकि यह एरिया मोनोक्लिनिक सल्फर का है, लेकिन इस पॉइंट पर लिक्विड वेपर और इस पॉइंट पर लिक्विड सल्फर और वेपर सल्फर को एग्जिस्ट कर रहे हैं, अतः यह सिस्टम भी मेटास्टेबल सिस्टम है A और O की तरह। इसी प्रकार हम तीसरा कर्व देखते हैं। C पर हमारा रोम्बिक सल्फर है। जब रोम्बिक सल्फर को एग्जिस्ट कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है लिक्विड सल्फर के, इस पर अगर हम तीव्रता से इसे ठंडा करते हैं और प्रेशर भी हम तीव्रता के साथ कम करते हैं, यानी जो हम चेंजेस करते हैं वो हम बहुत फास्ट चेंजेस करते हैं, तो हम देखते हैं कि C के बाद जो रोम्बिक सल्फर है वह रोम्बिक सल्फर में ही रहता है और हर पॉइंट पर जो इस कर्व CO पर है जो हमारा सिस्टम है वह रोम्बिक सल्फर और लिक्विड सल्फर इन दोनों के बीच में कोएग्जिस्टेंस या इक्विलिब्रियम दिखलाता है। यानी हर पॉइंट जो इस CO पर है
उस हर पॉइंट पर हमारा सिस्टम, जो सल्फर का सिस्टम है, वह रोम्बिक सल्फर और लिक्विड सल्फर के बीच में साम्यावस्था दर्शाता है। और चूंकि 2 फेज़ वाला सिस्टम है, अतः इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो हमारा एरिया है वो तो मोनोक्लिनिक सल्फर सॉलिड का एरिया है, और प्रावस्था किसकी है? रोम्बिक सॉलिड और लिक्विड सॉलिड की। अतः ये जो कर्व है यह भी मेटास्टेबल कर्व है। और जो हमारा ये पॉइंट O है, ये पॉइंट O भी मेटास्टेबल पॉइंट O है, और यह इस पॉइंट पर 3 फेजेस इक्विलिब्रियम पर हैं, जो कि हैं रोम्बिक सल्फर, लिक्विड सल्फर और वेपर सल्फर। तो ये 0 वेरिएंट है। और अगर हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वह सॉलिड सल्फर, दैट इज सॉलिड रोम्बिक, लिक्विड सल्फर और वेपर सल्फर के साथ को एग्जिस्ट करता है, तो ऑटोमेटिकली ये डिफाइंड हो जाता है कि ये मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट है। और इस पर जो टेम्परेचर है वह 114 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स्ड हो जाता है, और प्रेशर जो होता है वो एक ही प्रेशर होता है 0.03 mm। यानी जैसे ही हम कहते हैं कि हमारा जो सल्फर का सिस्टम है वह 0 पॉइंट, दैट इज ट्रिपल पॉइंट है, जिस पर सॉलिड रोम्बिक, लिक्विड सल्फर और वेपर सल्फर को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये कहते ही पता चल जाता है कि यह मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट है। और इसका टेम्परेचर सिर्फ एक है, दैट इज 114 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका एक ही टेम्परेचर हो सकता है, दैट इज 0.03 mm। और जैसा कि हमने वाटर सिस्टम में देखा, ये जो मेटास्टेबल स्टेट्स होती है ये तब तक ही स्टेबल रहती है जब तक कि हम इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करें। अगर हम सपोजिंगली जो हमारा पॉइंट O है, जो कि ट्रिपल पॉइंट है, इस पर रोम्बिक सल्फर, लिक्विड सल्फर और वेपर सल्फर एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर इस सिस्टम को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया जाए, तो जैसे ही डिस्टर्ब किया जाएगा वैसे ही ये पॉइंट एकदम से इस कर्व पर, जो AB कर्व है, इस पर आ जाएगा। और जैसे ही इस पॉइंट पर आएगा वैसे ही रोम्बिक सल्फर और लिक्विड सल्फर की जो फेजेस हैं वे गायब हो जाएंगी, और जो हमारा सिस्टम है अब 2 फेजेस का हो जाएगा, जो कि दिखाएगा मोनोक्लिनिक सॉलिड और वेपर सॉलिड, ये सिस्टम दिखाएगा इस पॉइंट पर कि जो हमारा सिस्टम है वह मोनोक्लिनिक सॉलिड और सल्फर वेपर के बीच में साम्यावस्था दिखलाएगा। तो 0 से डिस्टर्ब करने पर हमारा सिस्टम ट्रिपल फेज से बाईफेज हो गया है, और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 से 1 हो जाती है। इसी प्रकार अगर हम B और O के बीच में अगर हमारा सिस्टम है और इसको अगर हम डिस्टर्ब करते हैं, तो डिस्टर्ब करते ही हमारा जो सिस्टम है वह कर्व AB पर आ जाता है, और बिफोर डिस्टर्बेंस जो हमारा सिस्टम लिक्विड और वेपर फेज में साम्यावस्था दिखला रहा था, वह आफ्टर डिस्टर्बेंस AB कर्व पर आते ही सॉलिड, मोनोक्लिनिक सॉलिड और वेपर सल्फर के बीच में साम्यावस्था दिखलाता है। यानी फेज तो 2 रहते हैं, लेकिन लिक्विड फेज गायब हो जाता है और मोनोक्लिनिक फेज आ जाता है। इसी प्रकार अगर हम A और O के बीच में देखें, तो A और O के बीच में जो भी पॉइंट है, अगर हम इसको डिस्टर्ब करते हैं तो वो पॉइंट डिस्टर्ब होकर AB पर आ जाता है, और AB पर आते ही जो हमारा सिस्टम है वह जो साम्यावस्था दिखलाता है वो है मोनोक्लिनिक सल्फर सॉलिड और वेपर सल्फर के बीच में। यानी कि डॉटेड पॉइंट पर, यानी मेटास्टेबल पॉइंट पर भी ये 2 फेजेस सिस्टम का था, लेकिन ये 2 फेज सिस्टम थे रोम्बिक सल्फर और वेपर। और जैसे ही डिस्टर्बेंस हुआ वैसे ये AB पर आया, और हमारा सिस्टम रोम्बिक सल्फर एंड वेपर फेज से निकलकर मोनोक्लिनिक सल्फर और वेपर फेज पर आ जाता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ही रहती है। इसी प्रकार अगर हम इस फेज की, इस कर्व की बात करें CO की, अगर इस पॉइंट पर अगर सिस्टम को डिस्टर्ब किया जाता है तो वह पॉइंट खिसक कर इस कर्व पर आ जाता है, और जो हमारा सिस्टम है वह रहता तो बाईफेज ही है, लेकिन बिफोर डिस्टर्बेंस जो हमारा सिस्टम सॉलिड रोम्बिक और लिक्विड सल्फर के बीच में था इक्विलिब्रियम, डिस्टर्बेंस के बाद हमारा सिस्टम रोम्बिक सॉलिड और मोनोक्लिनिक सॉलिड के बीच में साम्यावस्था दर्शाता है। यानी लिक्विड सल्फर का फेज गायब हो जाता है और मोनोक्लिनिक सल्फर का आ जाता है, और ये ट्रांजिशन कर्व पर आ जाता है।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम सल्फर सिस्टम पर होने वाले टेम्परेचर के प्रभाव का असर पढ़ेंगे। दैट इज इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन सल्फर सिस्टम। So till then, thank you.